दो ही मंत्री चर्चा में थे भाई, उसमें से एक दीपक प्रकाश भी थे। तो बहुत काबिल और समझदार बेटा है उपेंद्र कुशवाहा का, भले वो राजनीति में नहीं रहा हो, लेकिन गैर राजनीतिक भी नहीं लगता है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो विधायक हैं वो विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि ज़्यादा उनका कद बढ़े, ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि उसका कुशवाहा नेता तो अब सम्राट चौधरी ना है, और इंडिया के पास 200 से ज़्यादा विधायक हैं। अब ज़्यादा ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। क्या स्कोप है किसी के पास? जितना मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान तो बीजेपी के साथ हैं ही। चिरागे पासवान ऐसा है जो खेल कर सकते हैं इधर उधर जाके, ठीक है ना, लेकिन वो तो अपने को मोदी का हनुमान बताते हैं। तो चिराग पासवान जब तक बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू बीजेपी के साथ है, तब तक तो कोई खेल नहीं हो सकता। न जेडीयू के विधायक खेल कर सकते हैं और ना बीजेपी के कर सकते हैं। यही बड़ी बात है ना, प्लस पॉइंट है। और न सहयोगी दल के विधायक कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा, जितना मांझी के पास कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। बिहार में 7 मई को कैबिनेट विस्तार होगा। जो कैबिनेट के मंत्री होंगे वो पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बंगाल का जो जश्न है वो बिहार में मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं? देखिए, ये तो शपथ समारोह पहले भी राजभवन की जगह गांधी मैदान में ही होना था, क्योंकि पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही थी, तो तैयारी तो यही थी कि बड़े तामझाम के साथ गांधी मैदान में होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इजाज़त नहीं दी। शायद कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नीतीश कुमार को पसंद ही नहीं था कि तामझाम के साथ शपथ समारोह हो। प्रधानमंत्री आने वाले थे, उनका कार्यक्रम तय हो गया था, सुरक्षा के प्रबंध भी कर दिए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार की नाराज़गी के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों नहीं आए थे और बड़े सादगी के साथ शपथ समारोह हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके माने पूरा कैबिनेट एक साथ शपथ ले, और उनकी लिस्ट भी तैयार थी मंत्रियों की, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी। बीजेपी तय नहीं कर पाई थी, क्योंकि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद बीजेपी में भी थोड़ा बवाल था। विजय सिन्हा लगातार आंख दिखा रहे थे, तो बीजेपी तय नहीं कर पाई थी कि उनको कैसे और कहाँ एडजस्ट करना है। तो बीजेपी ने कहा कि नहीं भाई, हमारे केवल सीएम शपथ लेंगे और आपके 2 डिप्टी सीएम ले लें, बाद में विस्तार होगा। क्योंकि बीजेपी की योजना बदल गई थी। बीजेपी ने सोचा कि ठीक है, पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी का पहली बार सीएम बन रहा है, और नीतीश कुमार को पसंद नहीं है कि तामझाम हो, अमित शाह और मोदी आए, तो बंगाल चुनाव बाद देखेंगे। तो एकदम सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने केवल मुख्यमंत्री का ही शपथ कराया और विधानसभा चुनाव तक टाल दिया। अब विधानसभा चुनाव में तो भाई कमल खिल गया है। वामपंथ की धरती पर कमल का खिलना कोई छोटी घटना थोड़े है। लेकिन सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भविष्यवाणी इसकी की थी कि समय आएगा। हाँ, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार के लिए भी तो कहा था कि उनका सपना तभी पूरा होगा जब बीजेपी का अपना सीएम होगा। लेकिन कहना और करना दोनों में फ़र्क है। ये सपना तभी पूरा हुआ जब नीतीश कुमार कमज़ोर हुए। लेकिन बंगाल में ममता को हराना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन बीजेपी ने तो पूरी तरह से साफ ही कर दिया है ममता को। कारण तो बहुत हैं, फैक्टर्स बहुत गिनाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी कि 200 से ज़्यादा सीट बीजेपी जीत लेगी। लेकिन जीत गई है, तो जश्न मनाने का असली समय अब है, और इसीलिए राजभवन की जगह अब गांधी मैदान में शपथ समारोह मनाने की तैयारी हो रही है। पर्यवेक्षक भी सर वहाँ अमित शाह बने हैं, खुद बन गए हैं वहाँ पर्यवेक्षक, जाएंगे वहाँ। अब कौन वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। नहीं, अधिकारी के बंगाल में ना, बंगाल में तो 9 तारीख को शपथ समारोह होगा। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि यहाँ गांधी मैदान में शपथ समारोह होगा, बंगाल का जश्न मनाया जाएगा। तो गांधी मैदान में तैयारी चल रही है। और आपको शायद पता होगा, आप तो फील्ड में रहते हैं, रिपोर्टर हैं, कि हर विधायक को टारगेट भी दिया गया होगा कि कितना लोगों को लेकर गांधी मैदान पहुंचना है। बीजेपी की सर बैठक हुई है जिस पर टारगेट दिया गया कि गांधी मैदान को भरना है। तो बीजेपी की बैठक हुई है और सभी विधायकों को, नेताओं को टारगेट दिया गया है कि गांधी मैदान को भर देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी रहेंगे शपथ समारोह में, अमित शाह भी रहेंगे। और बंगाल की जीत के बाद बीजेपी का तो मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। अब तो बीजेपी संकेत ये भी दे रही है कि भाई अब झारखंड पर ध्यान है।
पंजाब पर भी तो ध्यान होगा। पंजाब पर और झारखंड, इधर झारखंड हो जाता है तो बहुत एक लाइन से हो जाएगा ना, आप समझिए। बंगाल हो गया, झारखंड हो जाए, बिहार है ही, और यूपी भी है, दिल्ली भी है, तो एक लाइन से पूरा क्लियर हो जाएगा ना वो। तो ये तो वो बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी बीजेपी की। तो बंगाल में तो 9 तारीख को शपथ होगा, लेकिन 7 तारीख को जो पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह होगा उसके भी बहुत बड़े मायने हैं। हर विधायक को, हर नेता को 5,000 लोगों को लेकर पहुंचने के लिए कहा गया है। मतलब 5 लाख 7 लाख लोगों को जुटाने का प्लान है। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अब इस रैली में लाखों लोग जुटेंगे और शपथ समारोह रैली के रूप में तब्दील हो जाएगा। मंच पर जो मंत्री नजर आएंगे और मैदान में जनता नजर आएगी। तो मुझे लालू यादव का शपथ समारोह याद है, बहुत भव्य हुआ था, गांधी मैदान में ही हुआ था। और बीजेपी के पहले सीएम बने तो गांधी मैदान में भले शपथ उनका नहीं हो पाया, लेकिन उनके कैबिनेट का एक्सटेंशन गांधी मैदान में ही होगा और उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद होंगे। एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा, पूरे देश को मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा। बंगाल चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया ना भाई, और पूरे देश की राजनीति पर असर भी पड़ेगा इसका, क्योंकि असम में दोबारा तिबारा जीत मिलना, हैट्रिक लगाने के बाद अब बीजेपी की उम्मीद बढ़ी है झारखंड में भी। तो झारखंड में तो अभी सरकार है महागठबंधन की, जेएमएम के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। उनकी घेराबंदी तो चुनाव के पहले बीजेपी ने खूब की थी, उनको जेल तक भेज दिया था सरकार ने, लेकिन फिर भी वो आ गए बहुमत के साथ। तो अभी उनके खिलाफ जनता में जाकर माहौल बनाएगी बीजेपी, या वो छोड़ दें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगी कि वो खुद कांग्रेस का साथ छोड़ दें, बीजेपी के साथ आ जाएं। लेकिन हेमंत भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो कभी नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। पहले तो बीजेपी के साथ ठीक है, उनकी सरकारें बनती रही है, लेकिन उनको भी पता है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद उनका खात्मा तय है। बीजेपी के साथ जो भी छोटे दल गए हैं उनका खात्मा ही हुआ है। तो हेमंत चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ ही रहे, लेकिन बीजेपी इतनी मजबूत होकर उभरी है बंगाल चुनाव के बाद कि बीजेपी अब आसानी से झारखंड को छोड़ेगी नहीं। तो झारखंड में पूरा जोर होगा बीजेपी का। और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने तो ट्वीट करके संकेत दे दिया है कि अगला निशाना झारखंड और पंजाब ही है। अच्छा जी सर, ये जैसे 7 मई को तो प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन चर्चा ये है कि 26 से 27 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। बीजेपी इसमें बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। 12 बीजेपी के मंत्री होंगे, 11 जेडीयू के मंत्री होंगे, और जो बच जाएंगे चिराग पासवान के पार्टी से 2 मंत्री होंगे, एक हम से होगा और एक आरएलएम से होगा। मुझे लगता है कि सभी मिलाकर अभी 26 या 27 मंत्री ही शपथ लेंगे। 36 का कोटा है, तो इतना सीट बचा के रखे जाने का मतलब भी है ना भाई कि सरकार बीजेपी की तो पहली बार बनी है। बीजेपी की ही सरकार कहा जाएगा अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का है तो बीजेपी और जेडीयू में कहीं बगावत के सुर ना उठे। खासतौर पर ज़्यादा खतरा तो जेडीयू में है, इसलिए मुझे लगता है कि 5-6 सीटें हमेशा खाली रखी जाएंगी, ताकि विधायकों को उम्मीद हो कि भाई हम चुपचाप रहेंगे, हम ठीक से रहेंगे, लॉयल्टी दिखाएंगे तो हमको आगे मंत्री बनाया जा सकता है, फिर से एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन पूरा फूल कोटा अगर फूल हो जाए अभी, तब तो नाउम्मीद हो जाएंगे विधायक और वो अभी से बम फोड़ने लगेंगे। समझ गया ना। सर ये भी है जो महागठबंधन से विधायक आएंगे उनको भी तो सर कुछ ना कुछ, और महागठबंधन से भी विधायक आने वाले हैं, कांग्रेस के 3-4 विधायक आने वाले हैं। आईपी गुप्ता भी अब तो रास्ता देख ही रहे होंगे भाई, बंगाल चुनाव के बाद वो भी देख रहे होंगे कि अब कहाँ फ्यूचर है। बीएसपी वाला विधायक आएंगे ही, हाँ, तो सतीश यादव आ जाएंगे, आईपी गुप्ता आ जाएंगे, कांग्रेस के 3-4 आ जाएंगे। इनको भी तो कुछ देना ही पड़ेगा ना, सबको भले मंत्री नहीं बनाया जाए। लेकिन जो यहाँ के दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कौन थे, राघव चड्ढा, तो कांग्रेस का भी कोई राघव चड्ढा होगा ना भाई, तो उसको तो इनाम देना ही पड़ेगा। अब बाकी विधायकों को बोर्ड निगम में पद दिया जा सकता है, लेकिन राघव चड्ढा को तो मंत्री ही बनाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने इसलिए अपनी सीटें भी खाली छोड़ रखी हैं, और बीजेपी भी पूरा कोटा फुल नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस और बीएसपी और आईपी गुप्ता जैसे नेता जेडीयू के साथ जाए, क्योंकि जेडीयू का तो मिशन ही है 90
मतलब 89 विधायक है बीजेपी के, तो जेडीयू 90 विधायकों वाली पार्टी बनना चाहती है ताकि बाजी उसके हाथ में रहे। 89 से भी तो सर घट गया संख्या। हाँ ठीक है, तो जेडीयू चाहता है कि उससे बड़ी पार्टी रहे। तो अब सवाल यह है कि बंगाल चुनाव के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के या आईपी गुप्ता या फिर बीएसपी पार्टी के विधायक नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जाना चाहेंगे या बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि सबको जिताऊ पार्टी चाहिए। और जेडीयू में तो भाई अब टूट की संभावना तो देखी ही जा रही है, उसी को बचाने के लिए निशांत को आगे लाया गया है। निशांत कितना अच्छा करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक्शन में है, यात्रा पर भी गए थे। तो मुझे लगता है कि लेकिन नीतीश कुमार की जगह लेना तो आसान नहीं है, तो पार्टी को इंटैक्ट रखना सबसे बड़ी चुनौती है निशांत की। और ऐसे में दूसरे दलों से आने वाले विधायक जेडीयू के साथ जाते हैं या बीजेपी के साथ, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि जेडीयू उससे बड़ी पार्टी हो जाए, तो फिर खेल करने का स्कोप रहेगा ना। लेकिन सर मंत्री जो बनेंगे किसकी सर संभावना लग रही है कि रिपीट होंगे या फिर किनका पत्ता कट जाएगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा या नहीं? मेरे पास जो खबर है जेडीयू में केवल 2 ही नए मंत्री होंगे, बाकी सब पुराने ही रहेंगे। एक मंत्री हो सकते हैं विनय चौधरी जो मिथिलांचल से आते हैं, ब्राह्मण हैं, और दूसरे शीला मंडल जो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। ये 2 नए नाम मेरे सामने आ रहे हैं। बाकी पुराने जो मंत्री थे वो तो मंत्री रहेंगे ही। मुझे नहीं लगता है, आनंद मोहन ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया था, दिल्ली से लेकर नागपुर तक की दौड़ लगाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात बनी है। और टीम निशान से मुझे लगता है केवल इन्हीं 2 नेताओं को मौका मिलेगा, विनय चौधरी और शीला मंडल को। और बीजेपी में जरूर थोड़ा बहुत, बीजेपी में थोड़ा ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है, और कहा जा रहा है कि कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जातीय समीकरण का भी ध्यान रखेगी बीजेपी। नीतीश मिश्रा जो पहले भी मंत्री रहे हैं, बहुत तेज तर्रार मंत्री हैं, बहुत काबिल मंत्री हैं, तो उनको फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन मिथिलेश तिवारी भी लाइन में है, और वो बीजेपी में गुटबाजी भी है। एक सम्राट जी का गुट है, तो एक नित्यानंद राय जी का भी गुट है ना भाई, विजय सिन्हा का। तो किस गुट के नेताओं को मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह मिलती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अगर नित्यानंद राय के गुट के मंत्री ज़्यादा बन जाएंगे तो सम्राट चौधरी पर दबाव ज़्यादा रहेगा, तो सम्राट चौधरी चाहेंगे कि भाई कोई दूसरा गुट का मंत्री न बने। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी विजय सिन्हा को कौन सी जगह देती है, कौन सा मंत्रालय देती है, क्योंकि वो तो सम्राट के सीएम बनने सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान वही हैं, और ज़्यादा वोकल भी हैं वो। तो उनको कौन सा विभाग मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भूमि सुधार राजस्व विभाग तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सम्राट ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सबसे पहला एक्शन उसी विभाग को लेकर लिया था। विजय सिन्हा ने जिन सीओ के खिलाफ, जिन कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया था, उनके निलंबित किया था, सब खत्म कर दिया सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही। और भी कई बड़े फैसले लिए, विभाग के प्रधान सचिव को बदल दिया। तो अब विजय सिन्हा उसी विभाग में फिर आएंगे तो फिर तो टकराहट बढ़ जाएगी ना। विजय सिन्हा की सर चर्चा है कि उनको कृषि विभाग जो है वो दिया जा सकता है। हाँ, दिया जा सकता है। कृषि विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन भूमि राजस्व सुधार विभाग नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ आपको खास बता दूं जो शायद किसी के पास खबर नहीं है, कि ऊर्जा विभाग इस बार किसी दूसरे आदमी को मिलना है। अच्छा। ऊर्जा विभाग के नए मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि विजेंद्र यादव तो डिप्टी सीएम बन ही गए हैं, ऊर्जा विभाग शुरू से उन्हीं के पास रहा है, लेकिन उम्र भी उनकी ज़्यादा हो गई है, और ऊर्जा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तो मेरे पास जो सूचना है कि ऊर्जा मंत्रालय किसी दूसरे जेडीयू के नेता के हाथ में जा सकती है। तो इस बार कैबिनेट में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। अशोक चौधरी पर भी सर नजर रहेगी। अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे, पुराने जो भी हैं ना, जैसे श्रवण कुमार हैं, विजय सिन्हा, तो विजय चौधरी तो है ही मंत्री, डिप्टी सीएम, और दूसरे डिप्टी सीएम हैं विजेंद्र यादव। श्रवण कुमार मंत्री हैं, वो मंत्री बने ही रहेंगे। जो भी पुराने मंत्री हैं जेडीयू के, मुझे लगता है कि उनमें से किसी को हटाया नहीं जाएगा। अशोक चौधरी तो भाई नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो वो मंत्री बन जाएंगे मुझे लगता है। जेडीयू में कोई ज़्यादा बड़ा हेर फेर नहीं होना है, केवल 2 नाम मैंने बताया, शीला मंडल और विनय चौधरी, ये 2 बन सकते हैं, बाकी वहीं रहेंगे। 5-6 सीटें जेडीयू भी खाली रखेगा,
कुछ सीटें बीजेपी भी खाली रखेगी ताकि बाहर के दलों से आने वाले जो विधायक हैं उनके सामने कुछ रहे, चारा रहना चाहिए ना, बिना चारा के तो कोई आएगा नहीं। तो 7 तारीख का शपथ समारोह बहुत भव्य होगा, बहुत ऐतिहासिक होगा, लाखों लोग जुटेंगे और जो मंत्री गांधी मैदान में शपथ लेंगे भाई उनके लिए भी यादगार रहेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को तो मौका नहीं मिला गांधी मैदान में शपथ लेने का। तैयारी तो थी लेकिन नहीं मिला, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को गांधी मैदान में शपथ लेने का मौका मिलेगा पीएम मोदी अमित शाह के सामने। तो 7 तारीख का दिन बेहद खास। अच्छा सर, आखिरी सवाल रहेगा, जीतन राम मांझी के पार्टी से तो ये फिक्स है कि संतोष सुमन मंत्री बनेंगे, आरएलएम से भी लगभग कंफर्म है कि दीपक प्रकाश फिर से एक बार मंत्री रिपीट हो जाएंगे, लेकिन सर चिराग पासवान के पार्टी से कौन कौन बन सकते हैं मंत्री? मुझे लगता है चिराग पासवान की पार्टी में भी कोई फेरबदल नहीं होगा। चिराग पासवान की पार्टी का कोटा अगर बढ़ जाता है, क्योंकि चिराग पासवान अभी भी एक एमएलसी का सीट मांग रहे हैं, तो एमएलसी की सीट न देकर बीजेपी हो सकता है उनको एक मंत्रिमंडल ही दे दे। तो अगर 3 मंत्रालय मिलता है तब तो स्कोप है कि राजू तिवारी जी बन जाएंगे। अब संजय सिंह को लेकर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर 2 ही कोटा रहेगा तो कुछ बड़ा फेरबदल होगा। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश है, भाई उनको मंत्री बनाने पर उनको एमएलसी भी बनाना पड़ेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के बाद क्या उनके बेटे को एमएलसी भी बनाएगी और मंत्री भी बनाएगी। उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो तो भले दिखाई दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लेकिन हैं वो बीजेपी के साथ, और उनका तो यही कहना है उनका पूरा कि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। एक विधायक ने कहा बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जब पहली बार अपने बेटे को बनाना चाहते थे मंत्री, तो ये सवाल उठा था कि भाई आप पहली बार एक विधायक को मंत्री बना दीजिए, 6 महीने के लिए बना दीजिए ताकि अच्छा मैसेज जाएगा, फिर एमएलसी बन जाने के बाद अपने बेटे को मंत्री बना दीजिएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कोई रिस्क नहीं लिया। अब उनको डर होगा भाई कि एक बार मंत्री जो बन जाएगा छोड़े या ना छोड़े। हालांकि जो बनना चाहते थे वो दावा कर रहे थे, कसम खा रहे थे कि हमको एक बार बना दीजिए, हम जब कहिएगा छोड़ देंगे, बल्कि रिजाइनेशन भी पहले से लिख के रख लीजिए, लिखवा के, लेकिन नहीं तैयार हुए। तो इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा क्या तैयार होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और उपेंद्र जो आरएलएम के विधायक हैं उनका कहना है कि भाई अब तो सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े नेता बन गए, बीजेपी ने उनको आगे बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में सम्राट चौधरी कब चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा और मजबूत होते जाए? तो ज़्यादा चांस है कि कहीं दीपक ड्रॉप ना हो जाए। दीपक ड्रॉप होंगे तो कौन मंत्री बनेगा? पत्नी है उनकी विधायिका, तो पत्नी को भी जब उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाएंगे तो बीजेपी की तरफ से आंगा डालने का आश्वासन मिला है, माने आरएलएम के विधायकों के अनुसार ही बीजेपी उनकी पत्नी को मंत्री नहीं बनाएगी। तब क्या करेंगे भाई? तो किसी विधायक को ही बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसे खबरें चल रही हैं कि नहीं उनके बेटे को फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। बेटा काबिल तो है, पहली बार मंत्री बना और उसने कई ऐसी चीज़ें की। 2 ही मंत्री चर्चा में थे भाई, उसमें से एक दीपक प्रकाश भी थे। तो बहुत काबिल और समझदार बेटा है उपेंद्र कुशवाहा का, भले वो राजनीति में नहीं रहा हो, लेकिन गैर राजनीतिक भी नहीं लगता है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो विधायक हैं वो विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि ज़्यादा उनका कद बढ़े, ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि उसका कुशवाहा नेता तो अब सम्राट चौधरी ना है, और इंडिया के पास 200 से ज़्यादा विधायक हैं। अब ज़्यादा ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। क्या स्कोप है किसी के पास? जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान तो बीजेपी के साथ हैं ही। चिराग पासवान ऐसा है जो खेल कर सकते हैं इधर उधर जाके, ठीक है ना, लेकिन वो तो अपने को मोदी का हनुमान बताते हैं। तो चिराग पासवान जब तक बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू बीजेपी के साथ है, तब तक तो कोई खेल नहीं हो सकता। ना जेडीयू के विधायक खेल कर सकते हैं और ना बीजेपी के कर सकते हैं। यही बड़ी बात है ना, प्लस पॉइंट है। और ना सहयोगी दल के विधायक कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के पास कोई रास्ता नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए 7 मई को कैबिनेट का तो विस्तार गांधी मैदान में होगा ही, लेकिन कई चीज़ें हो सकती है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 7। लेकिन एक बात हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा या पत्नी यहाँ मंत्री नहीं बने तो दिल्ली कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिल सकती है। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो नाराजगी न बढ़े। आगे का भी चुनाव देखना है ना भाई, और कुशवाहा के बड़े नेता तो हैं ही। तो बिहार में मंत्रिमंडल में अगर जगह नहीं मिली तो मानकर चलिए कि केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाएगा। राज्यसभा सांसद हैं ही, ये होना है। ये बड़ी जानकारी सर दे रहे हैं कि अगर बिहार में समीकरण नहीं बैठता है, उनके परिवार से, अगर उनके पार्टी से अगर कोई नहीं बनता है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मिलती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।